Hello students, today's topic is digestive system and physiology of digestion। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे ख्याल से आप हाई स्कूल से पढ़ते चले आ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम और फिजियोलॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम की हाई स्कूल में भी पढ़ा आपने, इंटरमीडिएट में 11th में पढ़ा, फिर बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा और अब एमएससी में भी पढ़ रहे हैं। आखिर ये जो फिजियोलॉजी वाला पोर्शन या जो सिस्टम्स हैं, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इंटरमीडिएट में भी पढ़ते हैं, बीएससी में भी पढ़ते हैं और अब एमएससी में भी पढ़ रहे हैं। कुछ डिफरेंस होगा, कुछ अलग चीजें होंगी तभी तो। अब हम देखते हैं बहुत सारे लोग वही एक डायग्राम जो यहाँ आपके सामने बना हुआ है, इसी डायग्राम से पूरा हाई स्कूल से लेके और बीएससी तक, एमएससी तक पूरी फिजियोलॉजी और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा देते हैं। जबकि आप अगर सिलेबस उठा के देखें तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सिलेबस अलग अलग है। इंटरमीडिएट एक्चुअली डिफरेंस क्या है, मैं इंटरमीडिएट से शुरू करूं। इंटरमीडिएट बीएससी और एमएससी। इंटरमीडिएट में जब आप यही टॉपिक पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, तो फिजियोलॉजी पर कम और डाइजेस्टिव सिस्टम पर फोकस ज्यादा होता है। आपने देखा होगा इंटरमीडिएट में जब आप पढ़ते हैं ऑलमोस्ट यही डायग्राम सभी बुक्स में मिलेगा। कुछ बुक्स में लीवर का अलग से डायग्राम मिल जाएगा आपको, या डिओडिनम और स्टमक का अलग से डायग्राम मिल जाएगा, या पैंक्रियाज जो हिपेटोपैंक्रियाटिक कॉम्प्लेक्स है उसका अलग से डायग्राम मिल जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। और इंटरमीडिएट लेवल पे जो फोकस होता है वो मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम या एनाटॉमी पे ज्यादा फोकस होता है। बीएससी में जब आप पढ़ते हैं इसी चीज को, तो बीएससी में अगर आप सिलेबस देखें तो अवध यूनिवर्सिटी का सिलेबस है मेरे पास, तो इसमें जो फिजियोलॉजी का पार्ट है, ये बीएससी सेकेंड ईयर जो पुराना सिलेबस था उसमें बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर 3 में यूनिट फर्स्ट फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन था। जो नया सिलेबस है नेप के आधार पर, इसमें जो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो फिजियोलॉजी का पार्ट है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर सेकंड में कोर्स कोड B050201T बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी के नाम से हो गया है। तो पहले ये जो सिलेबस था ये सेकेंड ईयर में था, अब ये बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में आ गया है। मेरे पास लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है ये बीएससी सेकेंड ईयर के सेमेस्टर 4th में है, या आप कह सकते हैं बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर 3 जो है वो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सिलेबस अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो बेसिक चीज है वो यही है। अब एमएससी की बात कर लें, एमएससी में जब आप फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ते हैं तो अवध यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है इसमें जो पेपर 3 है एमएससी फर्स्ट ईयर में, पेपर 3 ये कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी है। अब जब आप कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी की बात करते हैं, मैंने और भी यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी देखा है सिलेबस, और भी यूनिवर्सिटीज का, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का भी देखा है। जब आप कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो आप केवल ह्यूमन फिजियोलॉजी पर फोकस नहीं कर सकते। कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि आपको, जैसे एग्जांपल आज हमारा जो टॉपिक है इसी का एग्जांपल लें, डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन तो प्रोटोजोअन्स में भी होता है और डाइजेशन मैमल्स में भी होता है। यानी कि आपको एक कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो शुरू हुआ है वो प्रोटोजोआ से लेके और मैमल्स तक कितना है। अब डिटेल्ड अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे प्रोटोजोअन्स में तो डाइजेस्टिव सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम है ही नहीं, सेलुलर लेवल पे सारा जो फिजियोलॉजी है वो सेलुलर लेवल पे है। जो आपके डिप्लोब्लास्टिक मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं उनमें भी अलग से बहुत वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं है। एक्चुअल जो डाइजेस्टिव सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम की बात करें वो आपकी स्टार्टिंग जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स से शुरू होती है और मैमल्स तक है। तो कंपैरेटिवली आपको किस तरह से ग्रेजुअली सिंपल ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स में बदलते चले गए, आपकी जो कंपैरेटिव स्टडी है इस पे फोकस करती है। स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी
जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, बेसिक नहीं पता होगा, तो आप डिटेल कैसे पढ़ेंगे। इसीलिए हाई स्कूल में मैंने बताया जो फोकस होता है वो ह्यूमन की फिजियोलॉजी, चूंकि हम उससे बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं तो उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो यही एक डायग्राम देकर और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है उसके बारे में आपको बताया जाता है। इंटरमीडिएट लेवल पे थोड़ा सा फिजियोलॉजी का पोर्शन भी इंक्लूड होता है, कैसे डाइजेशन होता है। लेकिन बीएससी लेवल पर जब आप पहुंचते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग और फिजियोलॉजी को अलग पढ़ना पड़ता है। मैं कुछ किताबों के एग्जाम्पल से भी आपको बता सकता हूं। जैसे मेरे पास ये डॉक्टर एच.सी. निगम साहब की बुक है, बहुत ही रेनाउंड राइटर रहे हैं और बहुत इनका नाम रहा है बुक्स, खासकर जो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स की बुक लिखी है। इसमें इन्होंने जो स्ट्रक्चर का पोर्शन है या एनाटॉमी का जो पोर्शन है वो अलग डिस्क्राइब कर रखा है। जैसे इन्होंने जो डिस्क्राइब किया है वो कंपैरेटिव ही डिस्क्राइब किया है, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री सिस्टम। तो इन्होंने एलिमेंट्री सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनल एनाटॉमी, और इसमें इन्होंने अलग अलग एनिमल्स में राइट फ्रॉम द प्रोटोकॉर्डेट्स इन्होंने अप टू द मैमल्स, यानी कि स्क्वायरल का शायद इन्होंने स्क्वायरल का डिस्क्राइब कर रखा है ये। तो यहां तक इन्होंने कंपैरेटिव एक स्टडी जो है वो डिस्क्राइब कर रखी है, और जो फिजियोलॉजी का पोर्शन है ये अलग कर रखा है। इसको इन्होंने चैप्टर 25 में मेटाबॉलिज्म में कर रखा है। तो इस तरह से ये अलग अलग इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है। कुछ और इंडियन राइटर्स की बात करें हम तो ये जो ए.के. बेरी साहब की किताब है अ टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी, इसमें भी इन्होंने जो द एलिमेंट्री कैनाल चैप्टर 12 जो है इनका द एलिमेंट्री कैनाल का है, द एलिमेंट्री कैनाल, और इसमें इन्होंने मेनली जो एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है ये बेसिकली जो जितने भी कॉर्डेट्स हैं इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्राइब कर रखा है। और नेक्स्ट चैप्टर में इन्होंने जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि आप अभी मैं इस पर फोकस करूंगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो केवल एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, उसके साथ कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी हैं। तो इन्होंने दो अलग अलग चैप्टर्स में इसको डिस्क्राइब कर रखा है। और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन वर्टिब्रेट्स। अब ये जो चीज आती है ये एमएससी लेवल की चीज है। बीएससी में बहुत ज्यादा रेगुलेशन पे फोकस नहीं किया जाता है। बीएससी लेवल पे कंपैरेटिव एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वहीं पर फोकस कर लिया जाता है। एमएससी में जो आपका जो स्टडी का लेवल है वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स तक जाता है, किस तरह से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनका सिक्रीशन होता है, किस तरह से आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं, ब्रेन किस तरह से उसमें इन्वॉल्व होता है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे इन्वॉल्व होता है। डिटेल जो स्टडी करनी है वो ह्यूमंस की करनी है, और ह्यूमंस की अगर फिजियोलॉजी और एनाटॉमी आपको समझनी है तो मैं दो बुक्स आपको रिकमेंड करूंगा। एक हमारे पास कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स है, ये इंडियन राइटर की बुक है जो एमडीएल श्रीवास्तव साहब की बुक है, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स। इसमें आप स्ट्रक्चरल डिटेल्स जो कंपैरेटिव है वो पढ़ सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये इनका चैप्टर 5 है, द डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें इन्होंने जो आपकी एंटीरियर डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें बकल कैविटी या ओरल कैविटी है उसका अलग से डिस्क्रिप्शन किया है, और बाकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका अलग से डिस्क्रिप्शन कर रखा है। लेकिन एमएससी लेवल पे आपको अगर पढ़नी है, एनाटॉमी पढ़नी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम आप ग्रेस की एनाटॉमी जरूर पढ़ें। वैसे तो बहुत सारी फॉरेन राइटर्स की बहुत अच्छी अच्छी बुक हैं, लेकिन ये ग्रेस की एनाटॉमी है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम की ही बात करें तो इसमें जैसे आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में जो डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर्स हैं या हैंड ड्रॉन डायग्राम्स हैं ये तो ही हैं, इसके साथ साथ इन्होंने जो रेडियोग्राफ्स हैं, डिफरेंट जो मेडिकल टेक्निक्स हैं उनको यूज करके उनसे जो फोटोग्राफ्स प्राप्त होते हैं वो फोटोग्राफ्स भी इन्होंने दिखा रखे हैं। इसके अलावा कई बार इन्होंने जो ओरिजिनल फोटोग्राफ्स होते हैं टिश्यूज के या ऑर्गन्स के, वो ओरिजिनल फोटोग्राफ्स भी दे रखे हैं और इसमें फुल डिस्क्रिप्शन है। अब जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत सारी बुक्स में आपको सारा
जो स्ट्रक्चर है वो इसी में बता दिया गया है। इसमें देखिए इन्होंने अलग से जो लार्ज इंटेस्टाइन डिस्क्राइब करी है, अलग से डिस्क्राइब करी है। तो अगर आपको एनाटॉमी पढ़नी है डिटेल में तो कम से कम ग्रेस की एनाटॉमी जरूर पढ़ें एमएससी लेवल पे। और अगर फिजियोलॉजी आपको समझनी है तो ये गाइटन और हॉल की बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। एमएससी लेवल पर आपसे ये एस्पेक्ट किया जाता है, आपसे ये समझा जाता है कि एमएससी लेवल पर अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो कम से कम गाइटन की बुक जरूर पढ़ें, जिससे आपको जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो डिटेल्ड में समझ में आए। तो स्टडी तो बीएससी से या हाई स्कूल से हम उन्हीं सिस्टम्स की करते आ रहे हैं, लेकिन एमएससी लेवल पे आपका जो एक स्टैंडर्ड होता है स्टडी का वो अलग हो जाता है। और मैं फिर आपको रिकमेंड करूंगा कि चूंकि एमएससी में जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, तो कम से कम ये पांडे एंड शुक्ला की जो बुक है रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन वर्टिब्रेट्स, इसको आप जरूर स्टडी करें, चाहे परचेज करके या आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल हो वहां से आप इसको स्टडी करें। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की एमएससी लेवल पे। वैसे अगर आप मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम इंटरमीडिएट से लेके और एमएससी तक सभी बच्चों के मतलब की बातें मैं शेयर करता रहूं आपसे। तो अगर हम बेसिक्स की बात करें तो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, इसको दो अलग अलग तरह से जैसे निगम साहब ने किया है, अलग अलग टॉपिक्स के रूप में अगर आप पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी जब आप पढ़ते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या जिसको आप एलिमेंट्री कैनाल या गट कह सकते हैं, इसकी डिटेल स्टडी, और साथ में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको जो इससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं या एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी करनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें आप स्टडी करेंगे तभी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा होगा। अब हाई स्कूल से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, आपकी जो जीआईटी या गट है इसमें स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो माउथ होता है, माउथ के बाद ओरल या बकल कैविटी होती है। अब बकल कैविटी के अंदर आप टंग और टीथ के बारे में भी जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स हैं जो डाइजेशन में एड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है ये आपका ईसोफेगस आ जाता है, इसके बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ऑलमोस्ट सभी वर्टिब्रेट्स में पाए जाएंगे, खासकर जो जितने भी जिनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस नहीं है। जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा इसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सन आ जाता है, अदरवाइज सब में ये बेसिक स्ट्रक्चर पाए ही जाते हैं। फिर इनसे जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं इनमें सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, लीवर और गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। देखिए कंपैरेटिव स्टडी तो हम सभी एनिमल्स की करते हैं, लेकिन जो फोकस रहता है हमारा वो हमने पहले ही बताया मैमल्स पे, और मैमल्स में भी स्पेशली ह्यूमंस पे वो होता है। इसके बाद फिजियोलॉजी की बात करें, अब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस स्ट्रक्चर में भी आप देखिए बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अगर आप लोग चाहते हो कि ये डायग्राम कैसे बनाया जाता है, बहुत सिंपल सा तरीका है, 2 मिनट में डायग्राम बन जाता है। तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमको कमेंट करिएगा तो हम अलग से इस पे डायग्राम जल्दी से कैसे बनाएं। जैसे मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम जब पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने अलग से हार्ट का डायग्राम 2 मिनट के अंदर कैसे बनाते हैं, पूरी हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, उस पर एक वीडियो अलग से बनाई थी। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से स्ट्रक्चर की वीडियो बना दूंगा, कैसे जल्दी से आप इसको बना सकते हैं। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। जब आप कंपैरेटिव स्टडी में जाते हैं तो आपको फूड, अलग अलग एनिमल्स क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, फूड, उनके फीडिंग बिहेवियर क्या है, उनमें जो डाइजेशन है वो कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफिकेशन, ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है फिजियोलॉजी में किसी भी एनिमल की पढ़ेंगे ऑलमोस्ट इन्हीं हेड्स के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है क्या? डाइजेशन सिंपल एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत आप जो कॉम्प्लेक्स अवेलेबल एनर्जी सोर्स है उसको आप सिंपल और अपनी बॉडी के अनुसार कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है जिससे आप उससे एनर्जी प्राप्त कर सकें, वो पूरा जो प्रोसेस है वो डाइजेशन कहलाता है। अब
जो अवेलेबल सोर्सेज हैं उनको अगर आप डिटेल में देखेंगे, या जिसको आप फूड कह सकते हैं, तो फूड बेसिकली उस फूड में आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड और मिनरल्स, विटामिन, वो सब अलग चीजें हैं। डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो उनके बारे में पढ़ेंगे। होता क्या है, फूड फीडिंग का मतलब होता है फूड को इनटेक करना, अंदर लेना, और फिर उसको सिंपल कॉम्प्लेक्स, जो फूड आप लेते हैं जो नेचर में अवेलेबल है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लें तो शुगर, जैसे आप जो बेसिक सोर्स है आपका एनर्जी का, जिससे आप एटीपी लेते हैं, जो आपकी पूरी फिजियोलॉजी को चलाने के काम आती है, पूरा आपका लाइफ जो है वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन ये एनर्जी जो नेचर में अवेलेबल है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे आप जानते हैं पॉलीसैकेराइड्स के रूप में ज्यादातर मिलते हैं। अब हमारी बॉडी जो है वो पॉलीसैकेराइड्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। आप चाहे जितना पॉलीसैकेराइड खाते रहें, अगर उसका डाइजेशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी के वो किसी काम का नहीं है। तो उसको सिंपल मोनोसैकेराइड्स में तोड़ने की जो प्रक्रिया है वही डाइजेशन है। दूसरा जो अवेलेबल सोर्स है फूड के रूप में वो फैट्स हैं, और तीसरा जो है वो प्रोटीन्स हैं। इन सभी के डाइजेशन से के अल्टीमेट जो रिजल्ट होता है वो एनर्जी है। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं, अलग अलग एनिमल्स ने इसको अलग अलग तरह से अडॉप्ट किया है, और उनकी जो डिटेल्ड स्टडी है वही आप कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी में करते हैं। ठीक है, फोकस हमने फिर बताया, फोकस जो है वो मेनली किस पे होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पे। उसको बेस मान के हम बाकी सबको कंपेयर करते हुए चलते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिटेल्स या डाइजेस्टिव सिस्टम की भी बात करें, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्ड जो फिजियोलॉजी है, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है, इसकी बात करें। आज की जो लेक्चर था इसका हमारा जो फोकस था मेनली, क्योंकि देखिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, सभी लोग जो पढ़ाते हैं या वीडियो बनाते हैं बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लोग। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब तक आपको सिलेबस क्लियर नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता है कि क्या पढ़ना है, आप समझते हैं कि अरे हाई स्कूल में भी वही पढ़ रहे हैं, बीएससी में भी वही पढ़ रहे हैं, एमएससी में भी वही पढ़ रहे हैं, अरे ये तो पढ़ ही रखा है। तो आपका जो फोकस होता है वो क्लियर नहीं होता, और फिर जब आप आंसर शीट में आंसर्स लिख के आते हैं, आपको मार्क्स कम मिलते हैं, तब आपको लगता है कि अरे तो एग्जामिनर ने वही नंबर दे दिए हैं, हमको अच्छे नंबर नहीं मिले। आपको क्लियर होना चाहिए कि इंटरमीडिएट लेवल पे आपने क्या पढ़ा है, बीएससी लेवल पे क्या पढ़ा है, और एमएससी लेवल पे क्या पढ़ना है आपको। मैं फिर बात कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर वही एक डायग्राम और वही बीएससी लेवल का एक सिंपल सा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, वो इंटरमीडिएट लेवल का भी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मेरा आपसे फिर रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप हायर लेवल पे जो बीएससी तक बच्चे हैं वो इंडियन राइटर्स की बुक से भी काम चला सकते हैं, लेकिन जो एमएससी के बच्चे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग चूंकि एमएससी करने जा रहे हो, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 1-2 फॉरेन राइटर्स की बुक जरूर पढ़ें, और फोकस करें रेगुलेटरी मैकेनिज्म की। कैसे, ठीक है डाइजेशन हो रहा है हमारे अंदर, उसके सिंपल प्रोसेसेस हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं, लेकिन उनको रेगुलेट कौन कर रहा है, कब हमें भूख लगती है, ब्रेन हमारा कैसे इन्वॉल्व है, हमारा जब भूख लग रही है, हमारा जो डाइजेस्ट हो रहा है वो एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर उसका फेट क्या है, कहां जा रहा है, कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ये सारी डिटेल्स, कब हमको खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, इससे होगा क्या। एमएससी लेवल पे आपको कम से कम ये माना जाता है कि आप थोड़ी बहुत मेडिकल, अब तो जो नेप है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें आपके वैल्यू एडेड कोर्सेज भी इंक्लूड किए गए हैं, और वैल्यू एडेड कोर्सेज करने के बाद आपका जो फोकस होता है, ये माना जाता है कि आप कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है तो आप लोग यानी एमएससी किए हुए, एमएससी जूलॉजी के जो बच्चे हैं वो मेडिकल सर्विसेज में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और मदद कर सकते हैं। तो एमएससी लेवल पर जब आप स्टडी करने जा रहे हैं तो कम से कम ये फोकस करिए कि आपको मेडिकल लेवल की जो बेसिक फिजियोलॉजी है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की डिटेल बताएं, उसके बाद फिर
उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा एक साथ, अगर आप एमएससी लेवल का पढ़ने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर जो बीएससी के बच्चे होते हैं उनको लगता है ये तो बहुत लंबा डिटेल हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा छोटे वीडियो रहें ताकि आपको क्लियर होता रहे टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। थैंक यू।